हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम के अंतर्गत पेपर 1 जिसका नाम है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें जो पहला चैप्टर है शिक्षण अभिवृत्ति यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड, इसके बारे में लेक्चर 1 में काफ़ी कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न और व्हाट इज़ टीचिंग एप्टीट्यूड, ये सब कुछ हम लोग जान चुके हैं। तो आज इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के सामने कुछ PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस रखना चाहता हूं। दिसंबर 2024 में जो परीक्षा हुई थी एनटीए यूजीसी नेट की, उसमें से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके सामने रख रहा हूं। इनका आंसर देने का आप प्रयास करें। देखिए, ये जो प्रश्न है अभी पिछली परीक्षा में पूछे गए थे। प्रश्न था कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ चैनल 04 इन स्वयं प्रभा रिलेटेड टू सोशल साइंस, एजुकेशन, साइकोलॉजी, होम साइंस एंड रिलेटेड सब्जेक्ट। तो आपको उस चैनल का नाम बताना है जो कि चैनल 04 के नाम से जाना जाता है और स्वयं प्रभा से संबंधित है, जिसमें सोशल साइंस, एजुकेशन, साइकोलॉजी और होम साइंस से संबंधित जो सब्जेक्ट होते हैं उनका प्रसारण किया जाता है। तो दोस्तों, इसका विकल्प है संस्कृति, सारस्वत, प्रबोध और प्रबंध। और इसका जो करेक्ट आंसर है क्या होगा बताइए। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आ जाएगा जी हाँ, ऑप्शन बी यानी कि सारस्वत। अगला क्वेश्चन था विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 को, या फिर हंटर कमीशन रिपोर्ट को, या फिर सार्जेंट प्लान को, या फिर द एजुकेशन डिस्पैच ऑफ 1854। अच्छा, आप जानते होंगे कि जो 1854 का एजुकेशन डिस्पैच था, इसे जो है वुड डिस्पैच के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका सही विकल्प भी है, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इन द अर्ली ईयर्स द कलकत्ता यूनिवर्सिटी हैड अफिलिएटेड कॉलेजेज इन। तो शुरुआती समय में कलकत्ता विश्वविद्यालय से जुड़े हुए जो इनके कॉलेज थे वो कहाँ कहाँ पर थे? अफगानिस्तान, कश्मीर, श्रीलंका या फिर गोवा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो विकल्प है उसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, श्रीलंका में। ठीक है। नेक्स्ट ये पूछा गया था कि टेम्परेचर इन्वर्जन इन एटमॉस्फेयर मेनली काजेज। तो तापमान में जो इन्वर्जन होता है, तापांतरण होता है, वो निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? डस्ट स्टॉर्म की वजह से होता है, या फिर डिस्पर्सन ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स की वजह से होता है, या फिर एक्यूमुलेशंस ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स की वजह से होता है, या फिर ओजोन डिप्लेक्शन। इसका आंसर अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन सी, तो आपका विकल्प बिल्कुल करेक्ट है। जो हमारा एयर पॉल्यूटेंट्स है उसको एक्यूमुलेशन यानी कि जब वो संग्रहित हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर में जो तापमान है उसमें वेरिएशन देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इससे आपको ये पता चलेगा कि एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड के अंतर्गत हम लोग लेक्चर 1 में जान चुके हैं एजुकेशन एंड टीचिंग क्या है और 3 पिलर्स ऑफ एजुकेशन क्या है। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा था कि जो आइडियलिज्म है, नेचुरलिज्म है, प्राग्मेटिज्म है और एग्जिस्टेंशियलिज्म है और योगा है, ये क्या होता है, इसके प्रतिपादक कौन होते हैं। तो लेक्चर 1 आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे और आज इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो जानेंगे कि नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग यानी कि शिक्षण की प्रकृति और विशेषताओं के बारे में 8 पॉइंट हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और सभी बिंदुओं को यहाँ पर हम बिल्कुल टू दी पॉइंट और बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। पहला बिंदु है कि शिक्षण मूलतः एक बौद्धिक गतिविधि है। ठीक है, पहले ये बिंदु जो है उसको देख लेते हैं, उसके बाद इसकी व्याख्या देखते हैं। तो पहला बिंदु है कि शिक्षण क्या है? मूलतः एक बौद्धिक गतिविधि है। ठीक है। दूसरा बिंदु क्या है फ्रेंड्स कि शिक्षण के 2 मूलभूत प्रतिरूप हैं यानी कि टीचिंग मॉडल्स होते हैं। एक तो आपका हो जाएगा टीचर सेंटर्ड यानी कि प्रशिक्षक केंद्रित, दूसरा होता है शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण। ठीक है। और आपको ये भी पता है कि जो शिक्षण होता है उसके कई स्तर होते हैं। शिक्षण पाठचर्या और पाठ्यक्रम के अनुसार होता है। शिक्षण का वातावरण जो होता है ये गतिशील होता है, डायनेमिक। और शिक्षण अधिगम यानी कि लर्निंग, इंस्ट्रक्शंस और ट्रेनिंग इत्यादि का परस्पर घनिष्ठ संबंध होता है। शिक्षण एक समव्यवसाय या वृत्ति है यानी कि एक प्रोफेशन है। और शिक्षण कौशल प्राप्त करने के लिए एक लंबी अवधि का अध्ययन और प्रशिक्षण आवश्यक है। और अंतिम है कि शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है। मतलब शिक्षण क्या है? विज्ञान भी है और कला भी है।
तो शिक्षण की जो प्रकृति होती है और जो इसकी विशेषताएं होती हैं उसके अंतर्गत ये 8 बिंदु हैं जिसको हम समझेंगे। एग्ज़ाम में केवल इसी बिंदु से आपके 1 से 2 क्वेश्चन अक्सर हर साल रिपीट होते हैं, तो उसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो देखते हैं कि बेसिक टीचिंग मॉडल्स क्या होता है, यानी कि मूलभूत शिक्षण प्रतिरूप क्या है। देखो फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान है। देखो, एक तो इसमें हो जाएगा आपका पेडागॉजिकल अप्रोच, यानी कि प्रशिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण। दूसरा हो जाएगा आपका शिष्य केंद्रित, यानी कि शिक्षार्थी केंद्रित प्रशिक्षण, यानी कि एंड्रागॉजिकल अप्रोच। तो यहाँ पर जो प्रशिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण होता है, इसमें टीचर ही डिसाइड करता है कि हमें जो बच्चा है उसको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, यानी कि सब कुछ डिपेंड करता है किसके ऊपर, शिक्षक के ऊपर। और जो ये शिष्य केंद्रित शिक्षण होता है, यानी कि एंड्रागॉजिकल अप्रोच होता है, तो ये क्या है, इस प्रतिरूप के अंतर्गत शिक्षार्थी अधिकतर आत्मनिर्देशित होता है और स्वयं उत्तरदायी माना जाता है। शिक्षार्थी का हित केवल ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसकी विवेचना भी निहित है। तो शिक्षार्थी सीखने की गति भी स्वयं निर्धारित करता है, यानी कि एक तरीके से इसमें यह देखा जाता है कि जो बच्चा जिसको हम पढ़ा रहे हैं उसकी क्षमताएं क्या हैं और उसके हिसाब से हमें उसको प्रशिक्षित करना होता है। तो ये दो बहुत ही मूलभूत प्रतिरूप हैं, मॉडल्स हैं। और लेकिन एक बात आप लोग और भी समझ सकते हैं कि ये दोनों जो मूलभूत मॉडल हैं, ना तो कोई भी शिक्षण कार्य पेडागॉजिकल अप्रोच के अंतर्गत हो सकता है, यानी कि टोटली पूरी तरह से ये जो प्रशिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण है इसको भी हम अपना नहीं सकते हैं, और ना ही पूरी तरह से हम निर्भर हो सकते हैं बच्चे पर। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये दोनों मूलभूत मॉडल चरम स्थितियों को वर्णित करते हैं। व्यवहारिक रूप में शिक्षण समाज और काल के अनुरूप इन दोनों के बीच में होता है। मतलब टीचर ये डिसाइड करता है कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, उसकी गति क्या होगी, कितने चरण होंगे, लेकिन हमें जो है जिसको सिखाना है, यानी कि जो हमारा यहाँ पर लर्नर है, उसकी क्या क्षमताएं हैं, वो इतना सीख पाएगा या नहीं सीख पाएगा। तो ये दोनों चीज़ों पर फोकस करके हमें एक मध्यम मार्ग निकालना पड़ता है। ठीक है, तो इसके बाद फ्रेंड्स हम जानेंगे कि जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग से वो क्या हैं। शिक्षण के जो विभिन्न स्तर होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और एग्ज़ाम में कई बार ये पूछा भी गया है कि डिस्क्राइब द डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण के विभिन्न स्तर क्या हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान समझिएगा, मैं बहुत ही तरीके से आप लोगों को बताऊँगा और बहुत ही सरल भाषा में। पहला जो होता है आपका मतलब डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग के अंतर्गत जो शिक्षण के विभिन्न स्तर होंगे, उसमें पहला होता है मेमोरी लेवल। ठीक है, मेमोरी लेवल यानी कि यहाँ पर बात हो रही है स्मृति स्तर के बारे में। ठीक है, स्मृति स्तर के बारे में। नेक्स्ट आपका हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग लेवल। इसको क्या कहेंगे आप, इसे तो या तो आप ग्रहण कह लीजिए या फिर अवबोध कर लीजिए। तो अवबोध स्तर समझिए या फिर ग्रहण शक्ति स्तर समझिए। तीसरा यहाँ पर जो है वो है चिंतन या विमर्शीय स्तर। तो चिंतन या विमर्शीय स्तर, अब ध्यान दीजिएगा कि शिक्षण का जो सबसे उच्च रूप माना जाता है वो चिंतन या विमर्शी स्तर यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल को ही माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एग्ज़ाम से कई सारे प्रश्न बनेंगे, जैसे कि मेमोरी लेवल के जो प्रणेता हैं, प्रतिपादक हैं, वो कौन है, तो ये हैं हर्बर्ट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मेमोरी लेवल के प्रणेता या प्रतिपादक हैं हर्बर्ट, जबकि अंडरस्टैंडिंग लेवल कंसेप्ट के प्रतिपादक हैं मॉरिसन, और रिफ्लेक्टिव लेवल के कौन है, हंट है। तो बात करेंगे सबसे पहले हम लोग मेमोरी लेवल के बारे में। तो फ्रेंड्स, मेमोरी लेवल के प्रतिपादक हर्बर्ट हैं, और यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण माना जाता है। जैसे कि इसमें क्या होता है कि चीज़ों को रटने पर फोकस किया जाता है। अब छोटा बच्चा है, उसे जब आप सिखाते हैं तो उसे आप क्या कहते हैं, उसे आप चीज़ों को रटाते हैं कि देखो ये क है, ये ख है, ये ग है। तो बार बार आपको इसी को रटाया जाता है। एग्ज़ाम में जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी मेमोरी लेवल पर ही आधारित होते हैं, यानी कि आपने क्या सीखा है, आपको क्या याद है, इसी पर आधारित है। तो यानी कि इस शिक्षण के अंतर्गत जो मेन चीज़ होती है वो ये होती है कि हम तथ्यों को कंठस्थ करें, उसे रोट करें और बार बार उसका अभ्यास करें। और जो सीखने की तीव्रता होगी, मतलब रैपिडिटी इन लर्निंग, और जो स्टेबिलिटी ऑफ रिटेंशन है, तो इसका जो उपयोग होता है वो चीज़ों को याद रखने में किया जाता है। इस स्तर पर मूल्यांकन जो होता है उसमें मौखिक, लिखित और निबंध तत्वों की परीक्षा सम्मिलित की जाती है। बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इसमें ज़्यादा पूछे जाते हैं कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, तो तथ्यों को याद करके। ठीक है, तो ये तो पहला लेवल हो गया आपका मेमोरी लेवल।
इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, आएंगे हम लोग अंडरस्टैंडिंग लेवल पर। तो ये जो होता है मेमोरी के बाद चीज़ों को समझना, ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप। मॉरिसन जो है वो इसके मुख्य प्रस्तावक हैं। तथ्यों को न केवल याद रखना है बल्कि उनको समझना है, मतलब मेमोरी प्लस इंसाइट, ये डेवलपमेंट करना ही इसका लक्ष्य होता है। तो इस स्तर में जो उद्देश्य होता है विषयों में दक्षता प्राप्त करने और उसका जनरलाइजेशन करने की जो क्षमता होती है उसको डेवलप करना, इसका ऑब्जेक्टिव है। इसका अर्थ क्या है कि जो तो आपके कंसेप्ट हैं, जो आपके थियरीज हैं, जो आपके डेफिनेशंस हैं, उनको समझिए और फिर आप अपने जीवन में उसका उपयोग कर पाएँ, ठीक है। तो एक तरीके से चीज़ों को जनरलाइज करना, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल, मतलब आप उन चीज़ों के प्रति अपनी समझ को विकसित कर रहे हैं। तीसरा आपका हो जाएगा रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल का मतलब क्या होता है? हंट इस स्तर के मुख्य प्रस्तावक हैं और यह शिक्षण का उच्चतम स्तर माना जाता है। तो क्या होता है इसमें कि रिफ्लेक्टिव लेवल का मतलब होता है कि जो चीज़ें आपने सीखी हैं उन चीज़ों का इस्तेमाल करके किसी भी समस्या का समाधान आप कैसे निकाल सकते हैं। और यह कक्षा का जो वातावरण है खुला और स्वतंत्र रखता है। यह स्तर विचारशील, बेसिकली यहाँ पर जो आपके विचार हैं उनमें लॉजिक पैदा करना, वही रिफ्लेक्टिव लेवल का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। परीक्षा के लिए मुख्यतः निबंध प्रकार यानी जो ऐसे टाइप के प्रश्न उत्तरों का उपयोग किया जाता है और शिक्षण पाठचर्या और पाठ्यक्रम के अनुसार होता है। पाठचर्या यानी जो आपका करिकुलम है उसको व्यापक तौर पर शैक्षिक प्रक्रिया के दौरान वांछित छात्र अनुभव प्रदान करवाने के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली बात ये की जा रही है कि जो रिफ्लेक्टिव लेवल होगा उसमें हम ये देखते हैं कि जो चीज़ें हमने आत्मसात करी हैं उनके आधार पर क्या हम अपने कुछ नए विचार डेवलप कर सकते हैं, क्या हम किसी समस्या का समाधान कर सकते हैं, या फिर हमारी कुछ जो निजी प्रज्ञा है वो जागृत हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये आपके डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग्स हैं, बस यही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। एग्ज़ाम में इसी से प्रश्न बनते हैं। ज़्यादातर यही पूछा जाएगा कि मेमोरी लेवल क्या है, या फिर आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि जो शिक्षण का उच्चतम स्तर है वो किसे माना जाता है, या प्रतिपादक कौन है। बस इतना ही रहेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की जो क्लास है ये काफ़ी छोटी सी क्लास है क्योंकि आज थोड़ा सा समय कम है। और फ्रेंड्स बाकी चीज़ों को हम अपनी अगली क्लास में कवर करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आप चाहते हैं कि पूरा लेक्चर आप वॉच करें तो इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है। प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोज़ हैं उनको आप एक तरफ से वॉच कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।